क्या आप सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल सिखा दूंगा और वो भी आसान हिंदी भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रो डाटा से इनपुट लेता है और उस पर काम करके रिजल्ट को आउटपुट के रूप में बदलता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब कंप्यूटर जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द कंप्यूट से आया है। कंप्यूट यानी कि गणना करना। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कई बार हमें एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से इंजीनियरिंग, कई जगह पे इसे एजुकेशनल भी कहा जाता है, और आर्ट से रिसर्च। तो अब इन सब को मिला के बन जाता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। अब दोस्तों, कंप्यूटर का जो आविष्कार यानी कि कंप्यूटर का इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, और इन्होंने ये 1837 में बना लिया था। अब दोस्तों, कई जगह पे ईयर अलग भी मिल सकता है। और दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं। आपको इसे याद रखना है। अब दोस्तों आ जाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। मतलब अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर हमें डायरेक्ट नहीं मिले, हमें इससे पहले कई तरह की कंप्यूटरों को यूज़ करना पड़ा था। तो वो किन जनरेशन की कंप्यूटर थे उन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहला जो जनरेशन था वो था फर्स्ट जनरेशन। ये जनरेशन 1946 से लेके 1959 तक चली थी। इन जनरेशन के कंप्यूटरों में CPU मेमोरी की जगह में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, और ये वैक्यूम ट्यूब साइज़ में बहुत बड़ी हुआ करती थी और बहुत सारी यूज़ करनी पड़ती थी, तो इसलिए कंप्यूटरों का साइज़ भी बहुत बड़ा हुआ करता था। और इन कंप्यूटर से जो रिज़ल्ट निकलता था उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता था, यानी कि इन कंप्यूटरों का रिज़ल्ट अनरिलायबल था। इन कंप्यूटरों में सिर्फ मशीनी लैंग्वेज सपोर्ट होता था जो कि सिर्फ साइंटिस्ट ही समझ सकते थे। ये कंप्यूटर बहुत कॉस्टली हुआ करते थे, तो इसलिए ज़्यादा कोई इसे ख़रीद भी नहीं सकता था। ये कंप्यूटर बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे, इसलिए AC तो लगानी ही पड़ती थी, क्योंकि ये कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़ी हुआ करते थे, इसलिए ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। और ये कंप्यूटर नॉन पोर्टेबल होते थे, यानी कि इन कंप्यूटर को आप उठा कर दूसरी जगह में शिफ्ट नहीं कर सकते थे। और इन कंप्यूटरों में इनपुट आउटपुट की डिवाइस के रूप में पंच कार्ड, पेपर टेप यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत स्लो काम करते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ नाम हैं, जैसे कि ENIAC, AVIC, IBM 701, IBM 650। तो दोस्तों अब आ जाते हैं सेकंड जनरेशन में। ये जनरेशन 1959 से लेके 1965 तक चली थी। और दोस्तों, ये जनरेशन में CPU मेमोरी की जगह में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था, और ये ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के साइज से थोड़ी छोटी होती थी। इसीलिए इस जनरेशन का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ी छोटी भी हो गई। और दोस्तों, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर से थोड़ी फास्ट भी हो गई। लेकिन अभी भी दोस्तों, इस जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, इसलिए AC तो रिक्वायर्ड था, यानी कि आपको AC लगाना ही पड़ता था। लेकिन दोस्तों, इस जनरेशन में सबसे अच्छी बात यह थी कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जैसे कि फोल्ट्रान, कोबोल, असेंबली जैसे हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का यूज़ होने लगा था। और दोस्तों, इस जनरेशन के कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा विश्वास किया जा सकता था अगर कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन से तो। लेकिन दोस्तों, कॉस्ट जो है अभी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हर कोई इसे खरीद नहीं सकता था। अब दोस्तों, इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम हैं, जैसे कि IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604। तो दोस्तों, ये क्या है? ये सब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की।
ये जनरेशन 1965 से लेके 1971 तक चली थी। इस जनरेशन में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा और ये इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था जैक केलवाई ने। और दोस्तों ये इंटीग्रेटेड सर्किट के यूज़ होने के कारण इस जनरेशन में कंप्यूटर के साइज़ काफ़ी छोटी हो गई थी और साइज़ काफ़ी छोटी होने की वजह से ये कंप्यूटर बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। लेकिन अभी भी दोस्तों हीट जो है बहुत प्रोड्यूस होती थी, इसीलिए एसी तो आपको लगाना ही पड़ता था। लेकिन दोस्तों इस जनरेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि इस जनरेशन में सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होने लगा, जैसे फोल्ट्रान 2 से 4, कोबोल, पास्कल, बेसिक। और दोस्तों ये जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी रिलायबल थे। और दोस्तों इस जनरेशन से ही रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टीपल टास्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होने लगा। लेकिन दोस्तों ये कंप्यूटर अभी भी बहुत कॉस्टली थे, तो हर कोई इसे खरीद नहीं सकता था। अब दोस्तों इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम है, जैसे कि IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP, IBM 370 एंड 168। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। ये जनरेशन 1971 से लेके 1980 तक चली थी। और अब दोस्तों इस जनरेशन में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा। और दोस्तों VLSI की वजह से इस जनरेशन में कंप्यूटर काफ़ी छोटे और फास्ट हो गए और साथ ही इस जनरेशन से ही सभी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगा था। और तो और दोस्तों इस जनरेशन में आपको एसी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी और साथ ही साथ ये कंप्यूटर पोर्टेबल भी हुआ करते थे, यानी कि आप इसे उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ये कंप्यूटर काफ़ी रिलायबल होती थी। और दोस्तों सबसे ख़ास बात है कि इस जनरेशन से ही इंटरनेट कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए दोस्तों इस जनरेशन से ही कंप्यूटर हर जगह यूज़ होने लगी थी। और अब दोस्तों इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम है, जैसे कि DEC 10, स्टार्ट 1000, PDP 11, कैरी 1 सुपर कंप्यूटर। और अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। ये जनरेशन 1980 से लेके अभी तक चली आ रही है और इस जनरेशन में VLSI सर्किट की जगह एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, वो है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इस ULSI की टेक्नोलॉजी से ही माइक्रो प्रोसेसर बना है और ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही कंप्यूटर स्पीड और परफॉर्मेंस में काफ़ी फास्ट हो गए हैं। इसलिए दोस्तों इन कंप्यूटर का यूज़ हैवी वर्क में किया जाता है, जैसे कि गेम प्लेइंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो केवल 5th ही है। अब जो जनरेशन आती है वो माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन आती है, जैसे कि Core i3 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने CPU का इंटरनल डायग्राम बनाया है। तो अब हम जानेंगे कि CPU काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि CPU का फुल फॉर्म क्या है। तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये CPU कंप्यूटर का मेन डिवाइस होता है, इसीलिए दोस्तों CPU को कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी जान लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जिस डिवाइस से हम लोग कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे एक इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। अब आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जिस डिवाइस से हमें रिजल्ट या फीडबैक मिलता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो अब आ जाते हैं CPU के इंटरनल डायग्राम में। अब CPU काम कैसे करता है? सबसे पहले इनपुट डिवाइस से कोई भी डाटा CU यानी कि कंट्रोल यूनिट पे जाएगा। फिर कंट्रोल यूनिट उस डाटा को चेक करेगा कि उस डाटा पे कोई प्रोसेस करना है। अगर उस डाटा पे कोई प्रोसेस करना है तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस डाटा को ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे भेज देगा। और अगर उस डाटा पे कोई प्रोसेस नहीं करना हुआ तो कंट्रोल यूनिट उस डाटा को डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस में भेज देगा।
अब इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। तो कोई भी इनपुट डिवाइस से, जैसे कि कीबोर्ड से हम लोग कंप्यूटर टाइप किए। अब ये जो कंप्यूटर डाटा है वो जाएगा कंट्रोल यूनिट पे। फिर कंट्रोल यूनिट इस डाटा को चेक करेगा कि ये जो डाटा है इस पर क्या कोई प्रोसेस करना है। तो ये जो डाटा है ये कई सारी कीज़ मिलके एक कीवर्ड है, तो इसीलिए कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट इस डाटा को डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस में यानी कि मॉनिटर पे भेज देगा। फिर आपके मॉनिटर पे कंप्यूटर लिखा हुआ शो करेगा। अब इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मानिए आपने माउस से कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर जो है ओपन किया, फिर आपको मॉनिटर पे कैलकुलेटर ओपन होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह से। अब आप कीबोर्ड से 2+2 टाइप करते हैं। अब ये जो डाटा है 2+2 ये जाएगा कंट्रोल यूनिट पे। अब देखिए इस बार जो डाटा आया है ये कैलकुलेशन वाला डाटा है और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डाटा को कंट्रोल करता है। तो अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट इस डाटा को ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे भेज देगा। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी लॉजिकल डाटा पे काम करना। यानी कि कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशन वाली डाटा हो या कोई भी लॉजिकल डाटा पे काम करना हो तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट उस डाटा को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे भेज देगा। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उस 2+2 को 4 में कन्वर्ट करेगा और फिर 4 में कन्वर्ट करने के बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उस 4 को कंट्रोल यूनिट को देगा। फिर कंट्रोल यूनिट उस डाटा को आउटपुट डिवाइस में यानी कि आपके मॉनिटर में जो कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर ओपन है उसमें 4 दिखाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से प्रोसेसिंग होती है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कोई भी डाटा पे कंट्रोल करता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कोई भी कैलकुलेशन वाला डाटा या कोई भी लॉजिकल डाटा पे काम करता है। अब फ्रेंड्स हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस को और डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आ जाता है कीबोर्ड। अब कोई भी नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज़ रहती हैं। अब सबसे पहले F1 से F12 तक जो कीज़ रहती है दोस्तों उसे फंक्शन कीज़ कहा जाता है। और कीबोर्ड को हम लोग इनपुट डिवाइस में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम लोग कीबोर्ड से कोई भी टाइपिंग करते हैं तो वो डाटा कहाँ जाता है, कंप्यूटर में जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, बाहर से डाटा अंदर जा रहा है, इसलिए दोस्तों कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस में रखा जाता है। अब दोस्तों सेकंड जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस को दोस्तों पॉइंटर भी कहा जाता है। माउस में दोस्तों बीच में एक स्क्रॉल करने वाला रोलर होता है और दो साइड में 2 बटन होती है, एक है लेफ्ट बटन एक है राइट बटन। और दोस्तों माउस को भी इनपुट डिवाइस में रखा गया है क्योंकि इस दोनों बटन से हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब दोस्तों थर्ड नंबर पे आ जाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक दोस्तों गेम प्लेइंग में काम में आता है और इसे भी दोस्तों आउटपुट डिवाइस में रखा गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर में दोस्तों क्या होता है कि स्कैनर के बीच में हार्ड कॉपी रख दिया जाता है, फिर स्कैनर के ढक्कन को बंद किया जाता है, फिर दोस्तों हार्ड कॉपी में जो भी लिखा हुआ होता है वो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, हार्ड कॉपी में जो भी लिखा हुआ है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा है, यानी कि बाहर से डाटा अंदर जा रहा है, इसलिए दोस्तों स्कैनर को इनपुट डिवाइस में रखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आ जाता है मॉनिटर। अब दोस्तों मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस में क्यों रखा गया, क्योंकि दोस्तों आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हो कोई भी, तो वो काम पूरा होता हुआ कहाँ देखते हो, मॉनिटर पे। यानी कि दोस्तों मॉनिटर आपको कोई भी काम कहाँ तक हुआ है उसका रिजल्ट शो करवाता है, इसलिए दोस्तों मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस में रखा गया। अब देखिए नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। अब दोस्तों प्रिंटर में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्ट कॉपी यानी कि कोई भी PDF या कोई भी फाइल को आप हार्ड कॉपी में प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी में डाटा था वो बाहर हार्ड कॉपी में प्रिंट होके आ रहा है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर से डाटा
बाहर आ रहा है, इसलिए दोस्तों प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस में रखा गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। अब ये क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी फ़ोटो, वीडियो, इमेजेस है उसे बड़े रूप में प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जिसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस में दोनों में रखा गया है। तो सबसे पहला जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। अब अगर दोस्तों आपके पास टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है तो आप उसमें टच करके इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं और उसी में रिज़ल्ट शो करता है। तो इसलिए दोस्तों टच स्क्रीन वाले लैपटॉप को इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों में रखा गया है। अब देखिएगा दोस्तों टच स्क्रीन वाला वॉच यानी कि स्मार्ट वॉच और टच स्क्रीन मोबाइल भी आता है, तो इन दोनों को दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों में रखा गया है, क्योंकि दोस्तों इसी पे आप टच करके इनपुट देते हैं और इसी पे आपका रिज़ल्ट शो होता है, इसलिए दोस्तों इसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों में रखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में जहां डाटा को स्टोर किया जाता है उसे कंप्यूटर का मेमोरी कहते हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। और दोस्तों प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और प्राइमरी मेमोरी को यहाँ हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक है रैम और एक है रोम। और दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का एक है HDD, दूसरा है CD या DVD, तीसरा SSD, चौथा USB मेमोरी स्टिक। और अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में बांटते हैं, एक है रैम और एक है रोम। अब दोस्तों सबसे पहले आ जाता है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम का यूज़ क्या है? तो दोस्तों आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर रनिंग प्रोसेस में चल रहा है वो किस पे लोड होता है? रैम में। अब एग्जाम्पल के तौर में अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो रैम में लोड है। या फिर दोस्तों अगर कोई कंप्यूटर में गेम खेल रहा है तो वो गेम किस पे लोड होगा? रैम में लोड होगा। या फिर अगर आप कंप्यूटर में कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो वो सॉन्ग प्लेयर किस पे लोड होगा? रैम में लोड होगा। तो यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो रनिंग प्रोसेस में चल रहा है वो किस पे लोड होगा? रैम में लोड होगा। अब दोस्तों रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब मानिए कि आप कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं और तभी अगर बिजली चला जाए तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। फिर बिजली आने के बाद आप कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद आपने जहाँ पे गेम छोड़ा था वहीं से क्या गेम ऑन होगा? नहीं होगा। आपको शुरू से गेम ओपन करना पड़ेगा। या फिर मानिए कि आप कोई गाना सुन रहे हैं और तभी अगर बिजली चला जाए और बिजली आने के बाद आपने कंप्यूटर ऑन किया, तो क्या गाना जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों रैम को टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों रैम जो है वो कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक ही आपके सॉफ्टवेयर को रनिंग प्रोसेस में चला सकता है। अगर कंप्यूटर एक बार ऑफ हो गया तो आपको बाद में वो सॉफ्टवेयर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों रैम जो है वो मेमोरी को परमानेंट सेव नहीं कर सकता, इसलिए दोस्तों रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और दोस्तों रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब दोस्तों रोम का यूज़ क्या है? तो कई बार आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब एक बूटिंग की प्रोसेस चलती है। अब दोस्तों ये बूटिंग क्यों होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कंपनी वाले कंप्यूटर में एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं जिसमें कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए एक बूटिंग की प्रोसेस चलती है। तो फ्रेंड्स आपने एक बात गौर की होगी कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब आपको बार बार ये प्रोग्राम इंस्टॉल करना नहीं होता, यानी कि ये प्रोग्राम परमानेंट है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते।
इसीलिए दोस्तों रोम को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। और दोस्तों रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि रोम में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। और दोस्तों रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तब कंप्यूटर में जो लिखा हुआ आता है F1 दबाने से क्या होगा, डिलीट बटन दबाने से क्या होगा, तो उसे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैंने इससे पहले आपको कहा था कि रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। अब दोस्तों मैं जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अभी रैम में लोड है, और दोस्तों अभी मैं लिख भी पा रहा हूँ और पढ़ भी पा रहा हूँ, तो इसलिए दोस्तों रैम को रीड एंड राइट मेमोरी कहा जाता है। और कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तब वो रोम में लोड होता है, और रोम में आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अब दोस्तों रैम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है एस रैम और एक है डी रैम। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। एस रैम को हम लोग कैश मेमोरी में यूज़ करते हैं, और एस रैम को बहुत कॉस्टली होती है, और एस रैम को हम लोग अपग्रेड नहीं कर सकते। अब डी रैम यानी कि डायनामिक रैम, इस रैम का यूज़ कंप्यूटर में नॉर्मल रैम में किया जाता है। ये रैम एस रैम से सस्ती होती है और इसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों रोम में 3 टाइप्स होती है, एक है पी रोम, एक है ई पी रोम और एक है ई पी रोम। अब दोस्तों रोम का यूज़ सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में किया जाता है। जैसे कि दोस्तों वॉशिंग मशीन में एक ऐसा चिप डाला जाता है जिसमें ऐसा प्रोग्राम फिट किया जाता है कि जिससे उसको पता चल जाता है कि अभी कपड़े धुल चुके हैं और अब इसे स्टॉप कर देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही रोम का यूज़ कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। और अब आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है दोस्तों कि आप इसमें कोई भी डाटा को परमानेंट सेव कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप इसमें कोई भी पिक्चर, वीडियो या कोई भी मूवी को परमानेंट सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है HDD, CD तो आपने देखा ही होगा, फिर है DVD, SSD, फिर है USB मेमोरी स्टिक, यानी कि जो हमारा पेन ड्राइव होता है। अब पेन ड्राइव तो आपने देखा ही होगा, जो DSLR में फ़ोन में यूज़ किया जाता है, और उसमें भी डाटा परमानेंट सेव किया जाता है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि सेकेंडरी मेमोरी में आप कोई भी डाटा को परमानेंट सेव करके रख सकते हैं, और वो डाटा तब तक परमानेंट सेव रहेगा जब तक कि ना आप खुद उस डाटा को डिलीट कर दें या फिर कोई एक्सीडेंट में वो डाटा डिलीट ना हो जाए। तो ये थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब दोस्तों और एक टाइप की मेमोरी होती है, वो है कैश मेमोरी। अब दोस्तों कैश मेमोरी को भी समझ लेते हैं ताकि मेमोरी वाली चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाए। अब कैश मेमोरी क्या करता है? कैश मेमोरी CPU का स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है। अब दोस्तों कैश मेमोरी कैसे काम करता है वो गौर से समझिएगा। तो अगर CPU को कोई डाटा बार बार चाहिए होता है तो CPU कहाँ से वो डाटा लेगा? रैम से। और रैम कहाँ से वो डाटा लेगा? हार्ड ड्राइव से। तो ये कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है देखिए। पहले हार्ड ड्राइव से डाटा रैम में जाएगा, फिर रैम से डाटा CPU में जाएगा। तो इस लंबे प्रोसेस के लिए आपके कंप्यूटर का जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाता है। अब दोस्तों कैश मेमोरी जो है वो CPU के नीचे ही लगा हुआ होता है, और कैश मेमोरी क्या करता है कि CPU को जो डाटा बार बार चाहिए होता है वो डाटा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और फिर CPU डायरेक्ट कैश मेमोरी से ही डाटा एक्सेस कर लेता है। तो इसलिए CPU की स्पीड बढ़ जाती है और आपका कंप्यूटर भी फास्ट काम करने लगता है। अब दोस्तों जिस CPU की कैश मेमोरी ज़्यादा होगी वो कॉस्टली आएगा। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा कैश मेमोरी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट की। अब कंप्यूटर मेमोरी यूनिट पे सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो है बिट, यानी कि बिट को सबसे छोटा यूनिट कहा जाता है। अब दोस्तों एक बिट में या तो 0 होता है या तो 1 होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। अब जब 4 बिट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एक निब्बल, यानी कि 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स। और अगर 8 बिट्स या 2 निब्बल आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स या 2 निब्बल।
और 1024 बाइट्स आपस में मिल जाए तो बन जाता है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB। और अगर 1024 किलोबाइट्स यानी कि 1024 KB आपस में मिल जाते हैं तो बन जाते हैं 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB। अब 1024 मेगाबाइट्स आपस में मिल के बनाते हैं 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। और 1024 GB मिल के बन जाते हैं 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB। और अगर 1024 TB आपस में मिल जाए तो बन जाता है 1 पेटाबाइट। और अगर 1024 पेटाबाइट आपस में मिल जाए तो बन जाता है 1 एक्साबाइट। और अगर 1024 एक्साबाइट आपस में मिल जाए तो बन जाता है 1 जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट आपस में मिल के बनाते हैं 1 योटाबाइट। और 1024 योटाबाइट आपस में मिल के बनाता है 1 ब्रोंटोबाइट। और 1024 ब्रोंटोबाइट आपस में मिल के बनाते हैं 1 जियोबाइट। अब दोस्तों देखिए, कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटा जो यूनिट है वो है बिट और सबसे बड़ा जो यूनिट है वो है जियोबाइट। अब दोस्तों इसको आप लोग याद कैसे रखिएगा, देखिए सबसे पहले जो 3 है उसे आप लोग याद रखिए। उसके बाद से देखिए आप लोग डिजिट को याद रखिए और लास्ट में जो यूनिट है उसे नीचे लाइए। जैसे कि 1024 बाइट इजिकल टू 1 किलोबाइट। अब किलोबाइट को नीचे लाइए। 1024 किलोबाइट इजिकल टू 1 मेगाबाइट। अब मेगाबाइट को नीचे लाइए। 1024 मेगाबाइट इजिकल टू 1 गीगाबाइट। अब गीगाबाइट को नीचे लाइए। 1024 गीगाबाइट इजिकल टू 1 टेराबाइट। अब टेराबाइट को नीचे लाइए। 1024 टेराबाइट इजिकल टू 1 पेटाबाइट। अब पेटाबाइट को नीचे लाइए। 1024 पेटाबाइट इजिकल टू 1 एक्साबाइट। अब एक्साबाइट को नीचे लाइए। 1024 एक्साबाइट इजिकल टू 1 जेटाबाइट। अब जेटाबाइट को नीचे लाइए। 1024 जेटाबाइट इजिकल टू 1 योटाबाइट। अब योटाबाइट को नीचे लाइए। 1024 योटाबाइट इजिकल टू 1 ब्रोंटोबाइट। अब ब्रोंटोबाइट को नीचे लाइए। 1024 ब्रोंटोबाइट इजिकल टू 1 जियोबाइट। अब यहाँ दोस्तों हम लोग का कंप्यूटर मेमोरी यूनिट ख़त्म होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। यानी कि कंप्यूटर के वो सभी फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो आप सभी फिजिकल कंपोनेंट्स को छू सकते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और वो सभी जो मैंने आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में दिखाया था। और अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी कैन ओनली सीन कांट टच। यानी कि कंप्यूटर में वो सब प्रोग्राम जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। अब सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल कंप्यूटर। इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। और दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर को मेन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर से सिस्टम सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। अब दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारी कंपनी आ जाती है, तो सबसे टॉप में जो कंपनीज़ है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखा ही होगा। और इसके बाद आ जाता है एप्पल कंपनी की तरफ से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही गूगल कंपनी से आती है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर आपके फ़ोन से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया जाए तो आपका फ़ोन स्टार्ट होगा? नहीं होगा, वो एक हार्डवेयर बन के रह जाएगा। तो इसका मतलब बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा। तो ये सब एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू डू ए पार्टिकुलर वर्क। यानी कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है कोई पार्टिकुलर काम को करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर किसी को अकाउंटिंग का काम करना है तो वो टैली में करेगा, और अगर किसी को गाना सुनना है तो वो किस में सुनेगा? MP3 प्लेयर में। तो दोस्तों देखिए, अगर किसी को अकाउंटिंग का काम करना है तो वो टैली में ही करेगा, ना कि MP3 प्लेयर में। और अगर किसी को गाना सुनना हुआ तो वो MP3 प्लेयर में ही सुनेगा।
तो वो सभी सॉफ्टवेयर जो किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया गया है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी कह सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद वो सभी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो आप कोई भी पार्टिकुलर काम करने के लिए इंस्टॉल करते हो, जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, वो सभी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर काम का नहीं है और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर काम का नहीं है। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।